साल 1975। मुंबई की हलचल भरी सुबह। एफएम रेडियो पर एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। अर्जुन माथुर। उसकी आवाज में कुछ जादू था। जब वो बोलता तो लगता जैसे कोई अपना हाल चाल पूछ रहा हो। लोग सुबह उसकी रेडियो शो से दिन की शुरुआत करते, शाम को उसके टीवी शो पर हंसते और रात को उसके समाज सेवा के किस्सों पर गर्व करते। अर्जुन समाज के लिए रोल मॉडल बन चुका था। वो अनाथ बच्चों के लिए धन इकट्ठा करता, अस्पतालों में दान देता और कैंसर पेशेंट्स के लिए फंड रेज करता। टीवी चैनल्स और अखबारों में उसे देश का हीरो कहा जाता। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक सरकारी अनाथालय था, शांतिलोक बाल गृह। यहाँ करीब 100 से अधिक बच्चे रहते थे। अर्जुन अक्सर वहां जाता था। खिलौने, मिठाइयाँ, नए कपड़े, हर बार कुछ न कुछ लेकर आता। लेकिन बच्चों की आंखों में एक अजीब सी बात थी। जब अर्जुन आता तो कुछ बच्चे खुश होते, लेकिन कुछ डर से छिप जाते। एक दिन 13 साल की रेशमा ने धीरे से वार्डन से कहा, दीदी, अर्जुन अंकल जब मुझे अकेले कमरे में ले जाते हैं तो मैं डर जाती हूँ। वार्डन चौंकी। क्या हुआ वहां? रेशमा चुप रही, बस आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन अर्जुन का नाम इतना बड़ा था कि वार्डन ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन एक टीवी शो भी होस्ट करता था, मुस्कान जिंदगी की, जिसमें वो जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन शो की एक टीम में नई इंटर्न रिया जुड़ी। उसे अर्जुन की सोशल इमेज से बहुत प्रभावित किया गया था। रिया को एक दिन अर्जुन के साथ बालगृह के शूट पर जाना था। वहां उसने देखा कि अर्जुन बच्चों के साथ कैमरे पर बहुत ही सौम्य और मधुर व्यवहार करता, पर जैसे ही कैमरा बंद होता उसकी आंखों में कुछ और ही भाव आ जाते। रिया ने देखा एक बच्ची को जबरदस्ती गोद में बैठाया जा रहा है और वो सकपकाकर दूर हट रही थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, डर मत, मैं तेरा दोस्त हूं। रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। रिया को बालगृह की एक स्टाफ से रेशमा की बात का पता चला। उसने कुछ बच्चों से बात की। पहले तो कोई नहीं बोला, पर फिर धीरे धीरे एक 11 साल का लड़का मयंक बोला, दीदी, अर्जुन अंकल रात में भी आते हैं। चुपचाप। रिया चौंकी। उसने मयंक से कहा, क्या तुमने कभी कुछ लिखा है इस बारे में? मयंक ने अपनी बैग से एक पुरानी सी डायरी निकाली। डायरी में लिखा था, अर्जुन अंकल कहते हैं कि जो वो करते हैं उससे हम बड़े लोग बनेंगे, पर जब वो पास आते हैं तो बहुत डर लगता है। रिया को अब यकीन हो गया था, अर्जुन सिर्फ समाज सेवक नहीं, कुछ और भी है। रिया ने डायरी की कॉपी कर ली और बालगृह की अधीक्षिका से मिलकर उसे बताया, पर अधीक्षिका ने हाथ जोड़ लिए। बेटा, अर्जुन जी हमारे सबसे बड़े डोनर हैं। अगर हमने कुछ कहा तो बालगृह बंद हो जाएगा। रिया परेशान थी। क्या करे, किससे कहे? वो एक चैनल के प्रोड्यूसर से मिली जिन पर वो भरोसा करती थी। उन्होंने कहा, अगर ये सब सही है तो हमें इसे उजागर करना होगा, लेकिन पुख्ता सबूत चाहिए। अर्जुन माथुर के घर का बाहरी हिस्सा उतना ही भव्य था जितना उसका चेहरा समाज में। बड़ी सी कोठी, आलीशान कमरा, दीवारों पर अवार्ड्स और तस्वीरें, हर कोने से सफलता झलकती थी। पर रिया ने कुछ समय बाद जाना कि अर्जुन की जिंदगी सिर्फ कैमरे पर नहीं थी। रात में कुछ अनजाने फोन कॉल्स, अकेले मिलने की सीक्रेट विजिट्स और कुछ बच्चों को दिए गए महंगे गिफ्ट्स, ये सब धीरे धीरे रिया के सामने आने लगा। रिया ने एक दिन अर्जुन का पीछा किया। वह उसे शांति विमर्श केंद्र नामक एक संस्था तक ले गया, जहां केवल विशेष चयनित बच्चों को ही बुलाया जाता था। रिया ने देखा वहां कैमरे नहीं थे, सुरक्षा नहीं थी और अर्जुन पूरी तरह से अकेला था। रिया ने फैसला किया कि उसे मीडिया की मदद लेनी होगी। वो नवभारत रिपोर्ट्स के वरिष्ठ खोजी पत्रकार कविता वर्मा से मिली। कविता पहले भी कई बड़े घोटाले उजागर कर चुकी थीं। उन्होंने रिया की बातें गंभीरता से सुनी और कहा, तुम जो कह रही हो वो अगर सच है तो यह अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक धोखा होगा। कविता ने कहा, हमें पुराने रिकॉर्ड चाहिए। उन बच्चों से बात करनी होगी जो अब युवा हो चुके हैं और जिन्होंने अर्जुन से मदद पाई थी। कविता और रिया ने मिलकर उन बच्चों से संपर्क करना शुरू किया जो कभी अनाथालय में रहे थे। राहुल अब 28 साल का था। उसने बताया, जब मैं 13 का था
अर्जुन अंकल ने मुझे नई साइकिल दी थी, पर उसके बदले में उसकी आवाज कांप गई। मैंने बहुत सालों तक खुद को दोषी समझा, पर अब समझ आया कि दोष उसका था, मेरा नहीं। कविता ने इन गवाहियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब उनके पास वीडियो स्टेटमेंट, डायरी अंश और पुराने संस्थानों के दौरे की फुटेज थी। रिया ने इन साक्ष्यों को एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में ढालना शुरू किया। चैनल के एक युवा एडिटर यश दीक्षित ने मदद की, लेकिन जैसे ही अर्जुन को इस बारे में भनक लगी, उसने चैनल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लीगल नोटिस, राजनीतिक संबंधों की धमकी और एक पब्लिक बयान। मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं बच्चों के लिए जीता हूं, मरता हूं। फिर भी कविता और रिया पीछे नहीं हटी। उन्होंने फैसला किया, अब ये जनता के सामने आएगा, चाहे जो भी हो जाए। डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया, चुप्पी के पीछे। ये रात 9 बजे प्राइम टाइम पर टेलीविजन पर चला। देश भर में हलचल मच गई। लोग स्तब्ध थे। अर्जुन माथुर, जिसे वे भगवान मानते थे, उसके खिलाफ ऐसी बातें। कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने तुरंत अर्जुन को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ लोगों ने आवाज उठाई। पुराने अनाथालय से कई और बच्चों ने अब सामने आना शुरू किया। सोशल मीडिया पर आवेज जस्टिस फॉर चिल्ड्रन ट्रेंड करने लगा। बाल गृहों की निगरानी की मांग उठी और अर्जुन पहली बार चुप था। डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन माथुर की छवि बिखरने लगी। जिन लोगों ने कभी उसके पैर छुए थे, वही अब सवाल पूछने लगे। अर्जुन ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां उसने कहा, यह सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। मेरे लाखों चाहने वाले जानते हैं कि मैं क्या हूं। पर प्रेस से बाहर निकलते ही एक युवक चिल्लाया, मैं जानता हूं तू क्या है। तूने मेरी मासूमियत छीनी है। यह पहली बार था जब अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कविता वर्मा ने अब एफआईआर दर्ज करवाई। रिया, मयंक, राहुल और कई और पीड़ितों ने गवाही दी। पुलिस ने अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में वह टूट गया। उसने माना कि मैं बीमार हूं, मैं चाहता था कि लोग मुझसे प्यार करें। मैंने गलतियां की, पर मैं भगवान नहीं हूं। अर्जुन को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। उसकी जमानत खारिज हो गई। एक तरफ लोग अर्जुन को कोस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ उसके बचाव में भी खड़े थे। अर्जुन जी ने इतने बच्चों की मदद की है, कुछ बातें तो बदनाम करने के लिए घड़ी जाती है। यह कहना था एक बड़े नेता का, पर बच्चों की सच्ची गवाही, वीडियो सबूत और भावनात्मक बयान हर तरह की बहस को शांत कर रहे थे। अदालत में अर्जुन को पेश किया गया। वकील ने कहा कि उसे मानसिक बीमारी है, पर सरकारी वकील ने तर्क दिया, मानसिक बीमारी कोई बहाना नहीं हो सकती उस मासूम बचपन को कुचलने का जिसे हम बचाना चाहते हैं। गवाही के दौरान जब रेशमा और मयंक ने अपनी बातें रखीं, तो अदालत में सन्नाटा छा गया। रिया और कविता ने मिलकर अब एक संस्था बनाई, बोलो, जहां पीड़ित बच्चे, महिलाएं और किशोर अपने अनुभव साझा कर सकते थे और न्याय की दिशा में पहला कदम उठा सकते थे। उनकी संस्था ने एक वर्ष में 500 से अधिक बच्चों की काउंसलिंग करवाई। उनके लिए अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक आंदोलन बन चुका था। 6 महीने चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया, अर्जुन माथुर को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। अर्जुन पहली बार रोया, पर यह आंसू किसी को सुकून नहीं दे सकते थे। उसके गिरने की आवाज उतनी ही भारी थी जितनी उसकी शोहरत कभी थी। अर्जुन के जेल जाने के बाद कई संस्थाओं में सुधार आए। अनाथालयों में सीसीटीवी अनिवार्य हुए, बाल अधिकार आयोगों को अधिक अधिकार मिले और जांच प्रक्रिया तेज की गई। रिया को यंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। कविता को राष्ट्रपति से सम्मान मिला। पर सबसे बड़ा सम्मान था उन बच्चों की मुस्कान, जो अब डर से नहीं, भरोसे से हंसते थे। अब बोलो संस्था एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी थी। स्कूलों, कॉलेजों, एनजीओ में जागरूकता अभियान चलाए गए। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, अब मैं डरता नहीं हूं। अगर कोई गलत करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ये बदलाव की शुरुआत थी। 10 वर्षों बाद रिया ने एक किताब लिखी,
चुप्पी के पीछे, जिसमें उसने अर्जुन की असलियत, अपनी जांच और उन बच्चों की पीड़ा का चित्रण किया। यह किताब बेस्ट सेलर बनी। स्कूल पाठ्यक्रमों में इसे शामिल किया गया। कविता ने कहा, हमने सच्चाई को आवाज दी, अब यह समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसे सुने। रिया अब एक पत्रकार नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। वह देश भर में बच्चों के साथ काम कर रही थी। एक दिन वही रेशमा, जो कभी चुप थी, स्टेज पर आई और कहा, रिया दीदी ने मुझे बोलना सिखाया, अब मैं औरों को चुप रहने नहीं दूंगी। कहानी वहीं पूरी नहीं हुई। ये एक शुरुआत थी, एक नई पीढ़ी की जो चुप्पी नहीं, सच्चाई को चुनेगी।